व्यूअर्स, मैं हूँ जुल्फ़िज़ादा अपने वीलॉग के साथ। फिर 2 दिन का वक्फ़ा हो गया, कुछ मसरूफ़ियात ऐसी, तो व्यूअर्स से माज़रत। आज के हमारे मौज़ूआत ये हैं कि एक तो शागिर्द यूनियन बहाल हो गई। खैर से ये बहुत अच्छी खबर है हमारे मुल्क के लिए। दूसरा ये कि क्या नेब एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। और तीसरी हमारी जो खबर है वो है कि नवाज़ शरीफ अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आते हैं कि शागिर्द यूनियन बहाल हो गई। ये हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जहां आते ही चार्ज संभालते ही अच्छी खुशखबरियां देना शुरू की। उन सबसे बड़ी खुशखबरी मेरी नज़र में ये है कि शागिर्द यूनियन बहाल हो गई। हुआ ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब गए थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। कह रहे हैं कि वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी हैं। वहाँ उन्होंने ये बात कही कि भाई शागिर्द यूनियन क्यों बहाल नहीं हो रहे। तो वहाँ पे ये फैसला हो चुका कि शागिर्द यूनियन बहाल हो जाएंगी। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी पे भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। ज़ाहिर बात है ये खुशखबरी इसलिए है कि आपने देखा होगा कि कई दहाइयों से हमारे यहाँ लीडर पैदा होने बंद हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि हमने ज़ियाउल हक के दौर से देखा कि शागिर्द यूनियनों पर पाबंदी रही, नतीजे में कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि हम वही सियासतदान, वही चेहरे दहाइयों से देखते आ रहे हैं, वही आसिफ अली जरदारी, वही नवाज शरीफ। इससे बात आगे बढ़ नहीं रही थी। तो अब ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब हमारे यहाँ जब शागिर्द यूनियन बहाल होंगी तो यकीनी तौर पर हमें एक नई लीडरशिप मुहैया होगी। तो ये बड़ी खुशखबरी थी। अच्छा, दूसरी हमारे जो मौजू है वह है कि क्या नेब एक बार फिर सियासी मैनूवरिंग के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। इसलिए कि चीफ जस्टिस जो थे साबिका उमर अता बंदियाल, वो जाते जाते रिटायरमेंट से एक दिन पहले नैब तरामीम जो थीं वो अंदाज़न 10 तरामीम थी। उनमें से एक को छोड़कर बाकी 9 तरामीम को वो कालअदम करार दे गए। उसके नतीजे में अदालत के इसके फैसले के नतीजे में हुआ ये कि नैब हुकाम ने वो पुरानी फाइलें जिन पे मट्टी चढ़ गई थी उनको छान फूंक के उनको जो है गाड़ियां भर भर के एहतसाब अदालत में पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर उनकी जो तलवारें मयान में पड़ी हुई थी वो निकाल ली। उनकी छान फूंक के वो इंतहाई सरगर्म हो गए। अब चूंकि नेब का माजी जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। सियासतदानों को ज़हर करने के लिए इस अदारे का जो किरदार रहा है उससे ये शक व शुबहात पैदा होते हैं कि कहीं ये दोबारा वही काम तो नहीं करने जा रहा है। मतलब इस नेब ने एक केस ऐसा नहीं है कि सियासतदानों पे इन्होंने केस किए हों, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हों। किसी एक सियासतदान पर आज तक कोई केस साबित नहीं हुआ। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी सियासतदान को जुर्म में या जुर्म साबित होने पर उनको कोई सज़ा हुई। लेकिन नेब का अदारा चल रहा है। लेकिन इसमें दो बातें और ज़रूर हैं कि कानूनी माहिरीन का कहना ये है कि भाई नेब भले सरगर्म हो लेकिन अभी दिल्ली दूरस्त। इसलिए कि कानूनी माहिरीन का कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट का मंजूर शुदा कानून है उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। पहले दिन जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस के तौर पर बैठे थे कोर्ट में, फुल कोर्ट बुलाई, उस कानून का जायज़ा लिया, लेकिन ताहाल उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। 3 अक्टूबर उसकी तारीख है। हो सकता है 3 अक्टूबर को उसका फैसला हो जाए। तो कानूनी माहिरीन का कहना ये है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बहाल रखा
अदालत ने। तो फिर 20 अप्रैल से लेकर जितने भी फैसले होंगे उमर अता बंदियाल के दौर के, वो कालादम करार दिए जाएंगे, जिनमें नैब तरामीम वाला फैसला भी शामिल है। एक तो ये है। दूसरा, कानूनी माहिरीन का कहना ये है कि इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर नज़रसानी दरख्वास्त भी दाखिल हो सकती है। उस पर जो बेंच बैठेगा, जाहिर है उसमें उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए, वो तो नहीं हो गए। अब जो बाकी जज साहिबान बैठेंगे वो इस कानून को या इन तरामीम को बरकरार रखते हैं या वो उड़ा देते हैं। तो ये दो मसाइल अभी नैब के आगे मौजूद हैं। इसलिए अभी भले वो सरगर्म हों, भले ही उन्होंने तलवारें म्यान से निकाल ली हों, लेकिन अभी फैसला होना इसका बाकी है। अच्छा, तीसरा हमारा जो मौजू है वो ये है कि एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ केस दाखिल हुआ है जो आज तक अनटचेबल शख्सियत करार दी जाती है, यानी नेशनल मीडिया तक उसका नाम नहीं लिया जाता ना। जो भी एंकर होता है, जो भी मीडिया होती है, उसको प्रॉपर्टी टाइकून करके आगे निकल जाते हैं, नाम नहीं लेती। तो मलक रियाज के खिलाफ पहली मर्तबा पेशावर बहरिया टाउन में नाजायज़ कब्जे करने का, मैं तो यही कहूँगा, नाजायज़ कब्जा गिर है। यहाँ कराची से लेकर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट तक जो उन्होंने तबाही मचाई है, उन्होंने जो कब्जागिरी की है गवर्नमेंट से मिलकर, हुकूमत से मिलकर, वो तो तारीख का हिस्सा है। अभी तो वो गोरख हिल स्टेशन, यानी जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया हुआ है जिसको, वहाँ तक जाके पहुँचा है मलक रियाज। लेकिन पेशावर में उसके खिलाफ केस दाखिल हुआ है बाकायदा। अभी ये कि उसकी गिरफ्तारी अमल में आती है नहीं आती है, ये तो बहरहाल इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त होगी अगर मलक रियाज जैसा कब्ज़ा माफिया अगर कानून के शिकंजे में आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और कानून सबके लिए अगर बराबर है तो मलक रियाज को तो मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर गिरफ्तार होना ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, अभी तक बहस जारी है नवाज शरीफ के उस बयान पे जो अंदाजन एक हफ्ता पहले उन्होंने दिया था कि भाई जब तक 2018 का जो तजर्बा किया जिन लोगों ने हाइब्रिड रिजीम जो मुसलत किया मुल्क पे, उन किरदारों का जब तक उनको जब तक कटहरे में नहीं लाया जाता, उनका जब तक एहतसाब नहीं होता, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस दरमियान में हुआ ये कि एक महीना लंदन में भाई के पास रहने वाले साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, मुल्क में पहुँचे और 48 घंटे के अंदर अंदर वो वापस लंदन चले गए। तो उस पे ज़ाहिर है कि काफ़ी चमेगोइयाँ हुई। कहा यह गया कि भाई उसको कोई सख्त पैगाम दे के वापस किया गया है कि भाई जाओ उसको समझाओ कि ये ना करे, कि भाई जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चीफ जस्टिस को थे साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अभी तो उन्होंने अजमत सईद शेख का भी नाम ऐड कर दिया है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि चमेगोइयाँ हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले फिर उसका बयान आ गया नवाज शरीफ का। उसमें वो उसने वही अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि भाई नहीं, जब तक मुल्क को इस हालात में पहुंचाने वाले किरदारों का, फिर उसने नाम ले लिए, वही कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जब तक कि इन किरदारों का एहतसाब नहीं होता ये मुल्क आगे बढ़ नहीं पाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि ये नवाज शरीफ का इलेक्शनी मुहिम का नारा है या वाकई वो इसमें संजीदा है। अगर संजीदा हैं तो उस पर कितना अमल हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस्टब्लिशमेंट के लिए भी बहुत कड़ी गोली होगी कि वो अपने, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में अब रास्ता बचा भी नहीं है। मुल्क इस तबाही किनारे पहुंच चुका है कि जहां पे अब अगर हम एक दूसरे का एहतसाब नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो ये मुल्क जो है तरक्की नहीं कर पाएगा, ये मुल्क की मईशत जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए कि ये कहना कि भाई इन शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब करेंगे तो हमारे अदारे का मोरल डाउन होगा, मेरा नहीं ख्याल कि मोरल डाउन होगा, मोरल अप होगा। और जितनी यहाँ पे माफियाज हैं जिनके खिलाफ अभी तक ऑपरेशन जारी है,
उन माफियाज तक भी ये मैसेज जाएगा कि भाई अदारा जब अपने बंदों को बख्श करने के लिए तैयार नहीं है, अदारा जब अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि किसी का खैर नहीं है। तो मेरा ख्याल है लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात की थी। तो हम तो नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की बहरहाल हिमायत करते हैं, और मेरा ख्याल है जितने भी आइन पसंद, कानून पसंद लोग हैं, वो इसकी हिमायत करेंगे कि ज़रूर सियासतदानों का तो एहतसाब होता रहा है और आगे भी होगा। उनको तो अवाम में जाना है, अवाम उनसे पूछेगी। लेकिन बाकी जो मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनका एहतसाब नहीं होगा, और तब तक जो है वो साजिशों का और इन तजर्बात के आगे बंद नहीं बांधा जा सकेगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हम इस नहज में पहुंच चुके हैं कि अब हमें फैसला करना होगा कि हमें इस मुल्क को तरक्की दिलानी है, जमहूरियत को मजबूत करना है, नहीं करना है, एहतसाब बिला तफरीक करना है, नहीं करना है। मेरा ख्याल है इसके बगैर अभी चारा नहीं रहा, और ये है कि फैसला कुन मोड़ में है, सबको ये फैसला करना होगा। मेरा ख्याल है आज का हमारा ये व्लॉग था। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके, और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।